सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल शौर्य मिश्रा। तो लास्ट टाइम हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल किया था वीक 2 में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, इतना ज़्यादा लेट हो गया, मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला क्योंकि बहुत सारे काम और थे मेरे को। तो आई एम रियली सॉरी। तो वीक थ्री में देखो मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ तुम्हें थियोरी नहीं है, मेन चीज़ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ना मैं क्वेश्चन सॉल्विंग तो मैं करवा सकता हूँ नहीं तुम्हें, मैं सिर्फ रिविजन करने का काम है मेरा। तो इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी तुमने पहले से ही पढ़ी हुई है, ठीक है, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में जो है कि मीन मीडियन मोड है मेनली, ठीक है। और वो कोवेरिएंस वाला पार्ट जो है ना, उसके उसमें बस तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है। और वो करने का तरीका तुम्हें मैं अगर समझा दूंगा तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन जब जब तक तुम खुद से नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा करना। तो इसलिए ना तुम्हें ये जो वीक 3 और वीक 4 है ना, ट्राई करना है कि तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। फॉर्मूले तो रटने वाली चीज़ है, ठीक है। फॉर्मूले तुम्हें रटने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर करके वो खुद ही रट जाएंगे टाइम के साथ, ठीक ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। इसलिए तुम इसमें थियोरी का कुछ भी नहीं है, इसमें सारा मेन चीज़ जो है फॉर्मूला बेस्ड है। तो तुम्हें अगर पता है तो तुम कर लोगे आसानी से। तो इसमें मैं जल्दी जल्दी से निपटा दूंगा, वीक 3 के फॉर्मूले बताऊंगा मैं बस, ठीक है। और ऊपर ऊपर से सारा बता दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें करना है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता था हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं अब, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहले तो हमने ये देखा थी ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं डेटा को। कैटेगोरिकल वेरिएबल में हमने फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू किया था, इसमें भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल के ही थ्रू करेंगे, ठीक है। एक तरह की टेबल के थ्रू ही करेंगे, मेन चीज़ है टेबल, ठीक है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, जो सिर्फ नंबर्स होते हैं, पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। तो हमने पता है न्यूमेरिकल डेटा भी दो टाइप के होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट होता है ना, वो सिर्फ नंबर होता है, सिंपल वन, ठीक है, वन या टू या एक्सेट्रा कुछ भी, ठीक है। पर जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है ना, जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है वो पॉइंट में भी हो सकता है, 1.2, ठीक है, 1.2, 1.3 एक्सेट्रा करके, है ना। तो उसमें भी हो सकता है। और हमें पता ही क्लासेस में हम डिवाइड कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को, क्लास मतलब कैटेगरीज में, कैटेगरी वाइज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि देखो तुम्हारे पास एक डेटा है। तो उस डेटा को तुम्हें अगर ऑर्गेनाइज करना, तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कितनी चीज़ कितनी बार आ रही है ना। ये तो मैंने बताया था शायद से। If the data set contains only a related small number of distinct or different value, it is convenient to represent it in a frequency table। जैसा मैं बोला था, फ्रीक्वेंसी टेबल तो बनानी ही पड़ेगी तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। और ईच क्लास रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट वैल्यू, सिंगल वैल्यू अलॉन्ग विद इट्स फ्रीक्वेंसी और ऑकरेंस। तो अभी मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊंगा इसका मतलब क्या है। सपोज अ डेटा सेट पोस्ट नंबर ऑफ पीपल इन हाउस होल्ड फॉलोइंग डेटा इज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम 15 इंडिविजुअल्स, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास एक डेटा है ना। तो ये जो एक एक नंबर है ना, इसको तुम एक कैटेगरी मान लो या फिर वेरिएबल मान लो, ठीक है। तुमने जैसे किया हुआ है ना, ये तुम्हारे पास नंबर है। तो हम क्या करना है, कैटेगरी बनानी है, 1, 2, 3, जितने तक भी हैं, 4 और 5। शिट यार, मैंने वीडियो नहीं बनाई ना, तो क्या कांड हो गए मेरे से लिखा नहीं जा रहा है अब वापस से, ठीक है। और अब तुम्हें काउंट करना ही कितना है, ठीक है। अभी काउंट कर लो, 1 कितने बार आ रहा है तो यहाँ पे लिख दो जितने भी बार वो आ रहा है, ठीक है। 2 कितने बार आ रहा है लिख लो, 3 कितनी बार आ रहा है वो भी लिख लो, 4 कितने बार आ रहा है वो भी लिख लो, और 5 कितने बार आ रहा है वो भी, ठीक है। ऐसे इसके थ्रू जैसे हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल में किया था वैसे ही करना है ना। अब जैसे यहाँ पे हमने टेबल बनाई थी, ठीक है, अब ये तुम लिख लोगे। ग्राफ्स में कैसा बनेगा, ग्राफ मतलब जो ग्राफ होता है, हमें डंडे वाला ग्राफ याद है ना, बार चार्ट। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 की कितनी वैल्यू आई, 2 की कितनी वैल्यू, और फिर यहाँ पे डंडे बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा हमारा, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, है ना। बस ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यूअस डेटा। अब कंटिन्यूअस डेटा में हमने एक चीज़ पढ़ी, तुमने देखा हो कि हम क्या कर देते हैं, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। क्योंकि इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज भी होती है, ऐसे हम ना क्लासेस बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्लासेस ना, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। तो ये 1 से 2 हमारा क्लास इंटरवल हो गया एक, है ना। अब ये देखो, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू नंबर ऑफ क्लास टू मेक डेटा अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हारे पास ऐसी वैल्यूज होगी 1.1, ठीक है, 1.2, 1.3, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होगी, तो तुम ऐसा थोड़ी सबको लिखने बैठ जाओगे अलग अलग। ऐसे में तो भाई बहुत सारी क्लासेस बन जाएगी, तुम कैसे बनाओगे ग्राफ इतने सारों का। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे नंबर्स को जो बहुत पास पास होते हैं ना, उनकी हम क्लास इंटरवल ले लेते हैं। जैसे 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज एक क्लास में ले ली हमने, ठीक है। 2 से 3 की अलग क्लासेस में ले ली, है ना। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब
ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? अब मैं तुम्हें बताऊँगा। जो अपर लोअर क्लास लिमिट जो होती है ना, जो हमने बोला था 1 से 2 के बीच में सारे नंबर एक क्लास इंटरवल होता है ना? तो ये जो क्लास इंटरवल की जो सबसे पहली वैल्यू है इसको लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं हम। सबसे पहली वैल्यू है 1 से 2, तो ये 1 हो जाए, लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी इसकी। और जो 2 होगा ये हमें अपर क्लास लिमिट हो जाएगी। क्लास विद द डिफरेंस ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ। हाँ, तो ये देखो क्लास जो था, क्लास मार्क में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन, वो समझ ही नहीं पाते क्लास मार्क क्या है, क्लास विद क्या है। जो क्लास विद होती है ना, वो लोअर लिमिट और यहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया भाई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है, ठीक है? 2 - 1 हो जाएगी क्लास विद, 2 - 1 हो जाएगी क्लास विद, ठीक है? हर एक क्लास की अलग अलग क्लास विद होती है ऑब्वियसली। क्लास मार्क क्या होता है? एवरेज ऑफ द टू क्लास लिमिट्स ऑफ क्लास। तो क्लास मार्क क्या होता है, ठीक है? ये है तो वही क्लास लिमिट हमारी, ठीक है? इनका डिफरेंस, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है ना, वो हो जाएगी हमारी क्लास विड्थ, है ना? अब जो क्लास मार्क होता है, लेकिन जो क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क होता है कि एवरेज ऑफ टू क्लास लिमिट्स ऑफ अ क्लास। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 होता है क्लास, ठीक है? 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ये तुम लिखते रहना, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ लिखते रहना, ठीक है? प्रॉपर नोट्स शायद से मैं तुम्हें शेयर कर दूँ क्या? चलो मैं तुम्हें अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, तो क्लास मार्क समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट हम जाएंगे, ये हमने न्यू टर्म्स देख लिया, ठीक है? हाँ, और ये एक पॉइंट याद रखना, जैसे तुम अगर तुम क्लास इंटरवल में हम करते हैं ना 1 to 2, अलग अलग हम ये बनाएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखना है, यहाँ पे देखना बस, मगर जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने किया, है ना? और अगर हमारे पास वैल्यूज जो हैं, तो ये याद रखना, अगर जैसे 1 से 2 की वैल्यूज है तो हमारे पास, ठीक है? तो जो 2 होगा ना, सिर्फ जो 2 होगा, उसको हम इसमें यहाँ की वैल्यूज पे नहीं गिनेंगे, ठीक है? उसको हम यहाँ की वैल्यूज पे गिनेंगे, 2 से 3 वाली वैल्यूज पे। समझ रहे हो? ये जो एंड वाली लिमिट है, जैसे तुमने अगर मैथ्स में पढ़ा होगा इंटरवल के बारे में, तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज होगी जो 1 से, ऐसे इंटरवल में हम वैल्यूज डालेंगे हम, ऐसे इंटरवल में वैल्यूज डालेंगे हर हर एक क्लास इंटरवल के लिए। जैसे 2 से 3 है, उसमें भी सिर्फ वही वैल्यूज आएगी जो इस इंटरवल में आती हो, 2 से 3 के इंटरवल में। जो एंड वाली जो लोअर लिमिट होगी ना, उसमें हमेशा क्लोज ब्रैकेट होगा, सॉरी, ओपन ब्रैकेट होगा। जुबान फिसल जाती है, उधर निकल जाता हूँ मैं गलती से, माफ कर देना। एग्जाम्पल देखो, जैसे मार्क्स हैं 50 बच्चों के। अब देखो, अगर तुम एक एक वैल्यू को डालोगे, अब तुम 50 क्लासेस थोड़ी बनाओगे हर एक बच्चे के लिए, है ना? तो हमने क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 10-10 के इंटरवल में। सबसे कम से कम 30 से 40 मार्क्स के इंटरवल में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए। सबसे पहली बात तो ये है, हमने गिना 30 से 40 के बीच में कितने कितने हैं, है ना? गिन ला यहाँ से, 3 आ जाएंगे। 40 से 50 में गिनो, 40 से 50 के बीच में जितने जितने हैं 6 आ जाएंगे, है ना? और ऐसे आ जाएगा, है ना? ये सब कैटेगोरिकल वेरिएंस जैसा हमने पढ़ा था वैसे ही है सब, बस यहाँ पे फर्क इतना है, हमारे पास नंबर है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसी कैलकुलेट होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास, कि जो फ्रीक्वेंसी है ना किसी भी इंटरवल की, इंटरवल या फिर कैटेगरी की, इसमें इंटरवल ले रहे हैं हम, जो भी फ्रीक्वेंसी है ना उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी, इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है, तो जो 0.06 है वो क्या है, 3/50, है ना? 3/50 है। और वैसे ही जो ये वाला है वो है 6/50, 0.12 क्या है, 6/50। वैसे ये सारे हो जाएंगे। अब सेक्शन की समरी, हमारा ये सेक्शन खत्म हो गया है ऐसी। अब हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम एक ऐसा बार चार्ट होता है एक टाइप का, जिसके जो बार्स होते हैं एकदम से चिपके चिपके होते हैं एक दूसरे से, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ तुम्हें कैसा होता है वो। जैसे हमें पता है कि क्लास इंटरवल के थ्रू होता है ना, 30 से 40 या 40 से 50, तो क्या होगा, एक ऐसा ग्राफ हो जाएगा, 30 से 43 की फ्रीक्वेंसी ना इसमें, तो एक तो 30 से 40 हो गया सबसे पहला। और फिर ऐसे एक चिपका हुआ ग्राफ बनेगा जो 40 से 50 तक जाएगा, 6 है ना इसकी, चिपका हुआ होंगे, बस फर्क इतना ही, चिपके होंगे एक दूसरे से, है ना? बस इतना ही फर्क है, चिपके होंगे एक दूसरे से। तो ये हिस्टोग्राम हो गया हमारा।
स्टेम और लीफ डायग्राम क्या होता है? स्टेम और लीफ डायग्राम होता है, देखो जो स्टेम होता है ना, उसमें हम जैसे तुम्हारे पास 61 62 फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लो, 75 और 78 दे ही रखा है हम एग्जांपल, है ना? तो क्या होगा, 75 है, तो जो सबसे पहले नंबर है ना ये 7, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अब फिर हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर यहीं पे हम 5 पे कॉमा लगा के 8 लिख देंगे, तो ये ना दो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, 75 और 78, समझे? अभी और एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, स्टेम प्लॉट, जैसे ये सारे एग्जांपल्स है तुम्हारे पास, है ना? देखो, हमने यहाँ पे जो होगा हमारा सबसे पहला डिजिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वन वाले कितने हमारे पास, एक तो 15 है और एक 10 है, तो और ये जो ये यहाँ पे आएगा, ये जो सेकंड वाली है ना, वो हम डालेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो जैसे 15 और 10 है ना वन वन वाले में, तो सबसे पहले तो जीरो आ गया, ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा, अब फिर ये 5 है हमारे पास, ये 15 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देखेंगे टू वाले कितने हैं, अब टू वाले 22 29 23 25 28, ठीक है। तो सबसे पहले तो टू लिख दो तुम, समझ गए? और फिर लिखो तुम इसके सेकंड डिजिट्स, ये जो सेकंड सेकंड डिजिट्स है ना, 22, 22 का 2, 29 का 9, 23 का 3, ऐसे अलग अलग तुम यहाँ पे लिख दो। 22 का 2 आ गया, यहाँ पे 23 का 3 आ गया, क्या बोला था मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, याद रखना है, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है तुमको। डिस्क्रिप्टिव मेजर्स क्या होते हैं? वो मेजर्स होते हैं जो किसी भी डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कैटेगोरिकल वेरिएबल में हमारे पास बस दो ही थे, जो है मीन और जो था मीडियन और मोड, ठीक है। मीन नहीं होता है, ठीक है, कैटेगोरिकल में, इसमें होता है, लेकिन मीन मीन इसमें तीन होते हैं, डिस्क्रिप्ट वो न्यूमेरिकल डेटा में तीनों तीनों के तीनों होते हैं, तो इसमें लेकिन हमारे पास दो टाइप के डिस्क्रिप्टिव मेजर होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए दो मेजर्स है हमारे पास, सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये क्या करते हैं, हमारे पूरे डेटा का सेंट्रल पॉइंट बताते हैं किसी भी डेटा का, ठीक है। और मेजर्स और डिस्पर्जन क्या होता है, ये दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, मतलब अगर कोई डेटा है हमारे पास, तो कितना ज़्यादा लगे एक दूसरे से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि वो जो डेटा है वो बहुत कम, मतलब बहुत पास पास वाली वैल्यूज़ है उसकी, ठीक है, 1 से 10 के बीच बीच में ही है, बहुत बहुत सारी वैल्यूज़। ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 10 की है लगभग, तो उसके बाहर वाली, मतलब 10 से बाहर वाली वैल्यूज भी बहुत सारी हैं, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। अब मीन तो हमें पता ही है क्या होता है, मीन होता है भाई एवरेज होता है ना? तो दो टाइप के मीन होते हैं हमारे पास, एक तो सैंपल मीन होता है, ठीक है, सैंपल मतलब जो बड़ा वाला एरिया है, उसमें से हमने एक छोटे नंबर के, कुछ नंबर के ऑब्जर्वेशंस लेके उनका मीन निकाल लिया बस, है ना? जैसे ये हो गया, हमारे पास कितनी वैल्यूज है, मीन तो तुम्हें इतना पता ही हो कि इन सारी वैल्यूज को हमें ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड कर देंगे, जैसे 7 वैल्यूज हमारे पास, तो 7 से डिवाइड कर दिया हमने उसको ऐड करके, है ना? तो ये सिंपल है। अभी बाकी जो, ये तो अभी से उस वाले डेटा का है जो वैसा है हमारे पास डेटा, जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है हमारे पास, कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं होती, डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, यू कैन से, है ना? ये डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होता है मीन, ये बहुत ईजी है ना? ये सेम चीज़ है, 15 इंडिविजुअल्स है ना? अब ग्रुप डेटा की बारी आई है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज है ना? तो क्या करेंगे, हमने क्या फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे, अब तुम्हें एफ आई पता होगा तुम्हें क्या होता है, ठीक है। एफ आई मतलब होता है बस उनकी काउंटिंग, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? फ्रीक्वेंसी की बात अगर हो रही है यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू है, 5 तक हो गया हमारे पास, तो वैसे अब 1 2 जैसा हमने किया था पहले, 1 2 3 4 लिख दो, 1 2 3 4 और 5 तक की वैल्यूज को लिख दो, ठीक है। अब काउंट करो इनको कितनी कितनी है, अब जितनी भी होगी है, टू की, वन की कितनी, 1 2, तो वन की सिर्फ 2 है, तो 2 ही लिखो यहाँ पे। टू की कितनी है, 1 2 3, 2 की 3 वैल्यूज है, 3 की भी देखेंगे हम, 3 की कितनी है, 1 2 3 4 5, 3 की 5 वैल्यूज है, 4 की है, 1 2 3 4, 4 की 4 वैल्यूज है भाई,
5 की सिर्फ एक वैल्यू दिख रही है मेरे को, है ना। तो ये हमारे पास एफ आई आ गई, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हमें करनी पड़ेगी। इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 + 3 15 होनी चाहिए। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15 वैल्यूज है हमारे पास टोटल, है ना। तो ये मीन का फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये हमारे पास है एक्स आई, ठीक है। जो 1 2 3 की वैल्यूज है ना, इसको हम एक्स आई बोलते हैं, क्योंकि कैटेगरीज, और एफ आई है कितने बार आ रही है। तो क्या करना है हमको, ये जो एफ आई एक्स आई है ना, इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 2 2 × 3, या फिर इनको ना एक दूसरे से ऐड करने के बाद n इज इक्वल टू 15 टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये कैसा आएगी। हाँ, तो हमने ये किया है ना, ये जो सारी वैल्यूज आई एफ आई एक्स से क्या होता है, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ऐसा करके हमने मल्टीप्लाई किया और एफ आई एक्स आई हमारा टोटल आ गया। तो ये टोटल हमारा 44 आया ना। तो इस 44 को 15 से डिवाइड कर देंगे, क्या हुआ था, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो ये जो आया। तो बस ये हमारा मीन है 2.93। और ये हमारा सब डिस्क्रीट डेटा है अभी, ठीक है, मतलब क्लास इंटरवल वाला नहीं है। अब आया है कंटिन्यूस डेटा, जिसमें हमारे पास क्या होगी, वैसी वैल्यूज होगी 1 से 2 वाली, ऐसे ऐसे इंटरवल वाली। अब इसमें देखो m क्या है हमारे पास। अब देखो तुम, मैंने तुम्हें क्या बताया कि इसमें सेम डेटा, एक जैसा डेटा नहीं होता, इसमें अलग अलग, जैसे 30 से 40 का कोई डेटा होता है, ऐसे 31 32 33 34 ऐसी वैल्यूज होती है ना। तो अब हर उसके लिए तुम ऐसे नहीं कर सकते F1 एफ आई एक्स आई वाला। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो अपर लिमिट है ना, जैसे 30 to 40 है ना। तो हमने क्या बोला था, क्लास मार्क नाम की एक चीज होती है कुछ, तो उस क्लास मार्क को हम कह सकते हो मिड पॉइंट है वो पूरे डेटा का, 30 से 40, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो M1 है ना, ये मिड पॉइंट ले लो। 30 + 40 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 35। तो 35 हो जाएगा M1 30 से 40 इंटरवल तक का। और एन वही होता है कि कितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 50, है ना। एन हो जाएगा 50। और ये मिड पॉइंट क्या है, जैसे मैं तुम्हें बोला 30 से 40, जो मिड पॉइंट है ना, ये 30 + 40 डिवाइड बाई 2 है। वैसे ही जो सेकंड वाली उसका मिड पॉइंट है हमारा, वो है 40 + 50/2, वो है 45। ऐसे ही हमारा 50 या 60, और बस मैं बाकी बताऊंगा नहीं। तो बस तुम्हें देखना है कंटिन्यूस डेटा जो होता है ना, मीन, अगर हम मीन निकालेंगे तो कंटिन्यूस डेटा का क्या होगा, एक्स आई की जगह उसमें एम आई होगा बस। और तुम्हें वही सेम चीज करनी है फिर। तो ऐसे भी हो गया हमारा। तो ये आंसर आया 58 पॉइंट। तो तुम ना कैलकुलेट करते रहना, अगर जितना जितने भी तुम्हें समझ आ रहा है ना, अपने हाथ से लिख लिख के कैलकुलेट करते रहना, तब तुम्हें बहुत आसानी से आ जाएगा। अब हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम कोई भी कांस्टेंट ऐड करोगे मीन में, ठीक है, यहाँ से ध्यान देना और लिखते भी रहना। अगर तुम मीन में कोई कांस्टेंट ऐड करोगे तो मीन तो मीन में भी वही कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। अगर तुम सारे डेटाज में सी ऐड कर रहे हो, जैसे ठीक है, तुम्हारे पास डेटा है और तुम सब में कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहे हो, तो मीन में भी वही ऐड हो जाएगा। ये सिंपल है। और अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल फंडा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसमें। चलो फिर, मीन भी हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, लेक्चर 3। इसमें हम शायद से पढ़ेंगे मोड और मीडियन। तो अब आते हैं हम मीडियन और मोड पे, ठीक है। तो लेक्चर 3.3 में हमें मीडियन और मोड के बारे में बताया गया, थोड़ा बहुत तो कैटेगोरिकल वेरिएबल मैंने बताया गया था, होता क्या है। तो मीडियन जो होता है वो हमारी एकदम मिडल पॉइंट वाली वैल्यू होती है, जो एकदम बीचों बीच होती है, ठीक है। ऑड में तो पता चल जाएगी हमें आसानी से, पर वही वे इवन, अगर कोई इवन होगा तो उसमें क्या होगा कि n/2 और n/2 + 1 से जो वैल्यू होगी उसका हमें एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन न्यूमेरिकल वेरिएबल में कैच है बहुत बड़ी, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले जो तुम्हें डेटा गिवन है ना, उसको तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुमने अरेंज किया, तो देखो अभी हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 7 है, तो ये ऑड है, तो ये तो आसान है हमारे पास। जो n है उसमें +1 ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, फोर्थ पोजीशन हमारी मीडियन बन जाएगी, जो है 6th, है ना। 7 + 1 8 डिवाइड बाई 2, फोर्थ पोजीशन जो है 6th हमारी, तो ये मीडियन आ गया हमारे पास। और फिर अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वापस से सेकंड एग्जांपल में तुम एक खुद करके देखो है, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड वाला है इसको देखना। अब इसमें हमारे पास कौन सी इवन वैल्यूज है,
तो इसमें हमें क्या करना है, जो n+2th वैल्यू है, ठीक है, 6/2, ठीक है, 6/2 थर्ड वैल्यू हमारी और फोर्थ वैल्यू, ठीक है, 3+1 कितना होता है, फोर्थ वैल्यू, है ना, जो थर्ड और फोर्थ वैल्यू है उसको ऐड करके उनका एवरेज ले लो, जो है 5+6, 5+6 कितना होता है, 11/2, ठीक है, जो 5.5 के इक्वल होता है। तो यही आ गया, समझ गया ना, मीडियन बहुत ईजी है, मोड भी वैसी है। हाँ, अब ये एक पॉइंट भी ऐसी है, अगर तुम मीडियन में भी अगर तुम सारे उसमें ऐड कर दोगे, कुछ सारे डेटा में कोई ऐड कर दोगे कांस्टेंट, तो जो मीडियन होगा उसमें भी ऐड हो जाएगा, सिंपल। और अगर मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज़ है, अगर तुम पूरे डेटा में मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर जो ओल्ड मीडियन है उसमें सी मल्टीप्लाई कर देना, नया मीडियन आ जाएगा तुम्हारा। ये देखो, नया मीडियन आ जाएगा। ये जो ये चीज़ है ना, ये तुम याद रख लो, वैसे याद रखने की बात नहीं है, तुम अगर लॉजिक लगाओगे तो ये बहुत आसान है, नोट करते करते जाना, वरना फिर कंफ्यूज ही आ जाएगा दिमाग भाई, बहुत गंदा वाला। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रही वैल्यू है वही होता है, ये ईजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना। देखो जैसे सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है, फिर 7 दो बार आया तो मोड हो जाएगा। और कांस्टेंट अगर तुम्हें ऐड करना है तो मीन मीडियन मोड का सेम चीज़ है, ठीक है, अगर तुम मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हो कोई भी कांस्टेंट पूरे डेटा में, तो मीन और मीडियन मोड इन तीनों के साथ भी सेम चीज़ ही होगी, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें याद रखना, सेम चीज़ होगी, ओल्ड मोड में मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के साथ, बस। और ऐसे ही हमारा लेक्चर 3.3 खत्म होता है। तो अब ये बहुत ईजी पार्ट था, ठीक है, सबसे पहला, तो इसमें तुम्हें ज़्यादा दिमाग वो करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, असली दिमाग खराब हुआ 3.4 3.5 में, जिसमें आता है हमारे पास डिस्पर्जन वाले, ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसमें हमारे पास वेरिएंस और अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है, जिसके लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम्हें पता है लास्ट में लेक्चर का फ़ायदा क्या हुआ, कि तुमने थोड़ा बहुत पहले से ही पढ़ लिया हो, तो इसलिए तुम्हें वापस तुम पढ़ोगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैं अगर रिवाइज करवाऊंगा तो। और हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें पता है स्टेटिस्टिक्स ऐसा है जिसमें अगर छोटी सी छोटी भी तुमने गलती कर दी ना, तुम्हारा जो आंसर है वो बहुत आगे या पीछे हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारी गलती भी हो सकती है। और जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम्हें टाइप करना पड़ता है, उन क्वेश्चन में बहुत फर्क आ जाता है, मार्क्स वार्क्स कट जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आफ्टर थर्ड वीक, ठीक है, थर्ड वीक से बहुत हार्ड हो जाएगी स्टैटिस्टिक्स, तो उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेगी। और अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारा प्लान क्या है क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ाने के लिए तुम लोग की। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या हो गया, तो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा, तब बारी आ गई मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की, जो हमें बताता है कि डेटा एक दूसरे से कितना डिफरेंट है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है रेंज। मैं बता ही देता हूँ, सारे 4 टाइप के होते हैं मेनली मेजर डिस्पर्जन: रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और इंटरक्वार्टाइल रेंज। रेंज बहुत ईजी है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में तुम्हें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरक्वार्टाइल रेंज भी ईजी है। ये दो मेन चीज़ है ना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, इसके तुम्हें 4 तो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे और मेथड भी याद करना पड़ेगा आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज कुछ नहीं होता, जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है और स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, एक दूसरे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका डिफरेंस निकाल लो, ये होता है रेंज, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला तो ये नोट कर लो, ठीक है, हेडिंग डालो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, और उसमें सबसे पहला रेंज का फॉर्मूला लिख दो, रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, जैसा ही है, ठीक है। इसमें मैक्स भी 3 ए भी 3 है, तो 3 है, तो मैक्सिमम मिनिमम सेम सेम होगा, तो 0 हो जाएगा इसका रेंज। पर इसकी रेंज कितनी होगी, देखो 5 - 1 कितनी होती है, 4, तो 4 इसकी रेंज हो जाएगी। और ये आउटलायर वाली बात, जो आउटलायर्स होते हैं ना, वो वैल्यूज होती है कोई भी, जो या तो बहुत ज़्यादा कम होती है डेटा के मुताबिक, या तो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 यहाँ पे, और ये बैंकर की 15 कहाँ, 15 कितना ज़्यादा है भाई, 11 गुना ज़्यादा है भाई 15 ये 4 से। और ये देखो, ये एकदम पास पास चिपक चिपक के, और ये 15 कहाँ इतना दूर चला गया, तो ये आउटलायर हो गया, है ना, बेसिक चीज़ है। अब इसका देखो, ये देखो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे रेंज कितनी 4 है, पर यहाँ पे 14 हो गई एकदम से इतनी ज़्यादा, है ना, तो ये फ़र्क है। आउटलायर हो गया है वो, या तो बहुत ही कम कर देंगे रेंज को, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे,
ये है मेन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लगभग सारे के सारे सेम ही है, पर सिर्फ एक वैल्यू का जैसे कितना ज़्यादा फर्क आ गया रेंज में। तो यही होता है डिसएडवांटेज रेंज का, कि आउटलायर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देता है। अब आया वेरिएंस, तो यहाँ से भाई दिमाग चला लेना प्लीज़। इन कॉन्ट्रास्ट टू रेंज द वेरिएंस टेक्स इनटू अकाउंट ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब रेंज में हमें क्या चाहिए, दो वैल्यूज, सबसे मिनिमम और मैक्सिमम, पर वेरिएंस में हम सारी की सारी करेंगे कैलकुलेट। इसमें लिखना भी पड़ेगा तुमको। कैलकुलेशन के लिए ज़्यादातर तुम ट्राई करना कि कैलकुलेटर यूज़ करो, कि भाई अगर तुम हाथ से करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा। एक एक क्वेश्चन 15-15 मिनट में होगा तुम्हारा। तो देखो अभी ज़्यादा इसको पढ़ो मत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ देख, ठीक है। तो वेरिएंस होती है, तुम्हें पता है कि दो टाइप के डेटा सेट होता है हमारे पास, पॉपुलेशन का डेटा सेट और सैंपल का। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास हर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए दो दो अलग अलग फॉर्मूला होंगे, एक होगा पॉपुलेशन के लिए, एक होगा सैंपल के लिए। वेरिएंस जो है वो हर एक डेटा के लिए कैलकुलेट होगी, है ना। जो इसका फॉर्मूला होता है ना, सिंपली तुम्हें करना क्या है मेनली, जैसे तुम्हारे पास एक डेटा है ना, तो सबसे पहली बात तो तुम मीन निकाल लो, समझ गए। सबसे पहले इस डेटा का मीन निकालो। हाँ, ये याद रखना कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी तुम वो कर देना पहले। असेंडिंग ऑर्डर में करने का सबसे पहले तुम्हें मीन निकालना है, एक्स बार निकालना है तुमको। अब एक्स बार कैसे निकलता है, एक्स बार निकलता है जब तुम इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे और जितने भी ये वैल्यूज है ना, उसको इससे डिवाइड कर दोगे जितनी इसमें वैल्यूज है। ठीक है, एन से जितनी वैल्यूज है ये एन है, और इनका सम सिग्मा एक्स आई। ठीक है, ये है मीन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तुम्हें मीन निकालना है, सबसे पहला काम ये है ना। मीन निकालने के बाद 59 आया इसका मीन। अब डेविएशन क्या होता है, डेविएशन मतलब मीन से कितना डेविएशन आया। तो एक्स आई, सबसे पहले एक्स आई ये वाली वैल्यू, जो भी ये वैल्यूज है इनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक ऐसी टेबल बनानी है तुमको, वरना बहुत कंफ्यूजन आएगा। ऐसी टेबल बनाना है तुमको, जो भी डेटा है उसको नोट डाउन कर ले ऐसे डेटा में। और डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब तुम्हें इस डेटा को, ये 68 जो है, ये 68 जो है, उसको उसको ना तुम्हें माइनस कर देना है उसमें से मीन को। और हमारा मीन क्या था, 59 था, हमारा मीन था 59। तो हमारा मीन 59 था, तो तुम्हें क्या करना है, 68 माइनस 59 कर देना है। ठीक है, वैसे ही तुमको क्या करना है, 79 माइनस 59 कर देना है, और ऐसा हर वैल्यू के लिए। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज है, 10 वैल्यू है ना, तो हर 10 वैल्यू के लिए तुम्हें ये करना है। ये जो वैल्यू है 38 को 59 से माइनस कर दो, 68 को 59 से माइनस कर दो, 9 आया आंसर। ठीक है, और जो भी आंसर आया फिर तुम उसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर इससे चार ही, तीन के तीन वो बनाना है तुमको। हाँ मुझे पता तुम बोलोगे बहुत काम है, लेकिन भाई तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंटली ये बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसे करने का ट्राई करोगे ना और कुछ नहीं होगा, सबसे पहले तो गलत होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। दूसरा भाई अनटाइडी हो जाएगा तुम्हारा, भाई दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। हाँ किसी का कर भी सकता है जो बहुत महान है, पर एक टेबल प्लीज बना लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत कसम से बहुत आसानी हो जाती है। जब मैं तुम्हारे टाइम पे था मैं भी बैंक नहीं बनाता था, फिर मेरे को जब एग्जाम में गलती हुई ना मेरे, तब मेरे को पता चला बनाने कितनी जरूरी है। तो स्क्वायर डिविएशन मतलब इनको स्क्वायर करके ऐड कर देना है तुमको। और बस, जो पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 ही लिया है। पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला एक बार रिवाइंड करो जाके, क्या था, सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, पूरा ये 10 का 10, तो ये इसका पॉपुलेशन वेरिएंस आ गया। और सैंपल वेरिएंस क्या आ जाएगा, 1898, ये जो आया हमारा, डिवाइड बाय 9, 210.88 ऐसे आएगा। ठीक है, देखो धीरे, जल्दबाजी मचाओगे ना इसमें, तो जल्दबाजी से नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, धीरे धीरे एक बार देखना। सबसे पहले तुम्हें मीन निकालना है, क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें मीन निकालना है। फिर तुम्हें हर एक ऐसी टेबल बना लेनी है जिसमें तीन तुम्हें ये बनाना है, डेटा, डिविएशन फ्रॉम मीन और स्क्वायर डिविएशन। ठीक है, तो 68 माइनस मीन कर देना है तुमको। इन सारी वैल्यूज को तुम्हें मीन से माइनस करना है, और फिर जो वैल्यूज आई ना इनको स्क्वायर कर देना है, और फिर उसके बाद इनको ऐड कर देना है सबको मिला के। ठीक है, धीरे धीरे करो भाई, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ज़्यादा जल्दबाजी मचाओगे तो नहीं हो पाएगा। अब अगर, हाँ अब इसमें देखो, लास्ट टाइम सेंट्रल टेंडेंसी वाले मेजर्स में क्या होता था कि तुम्हारा बस जो भी ऐड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है,
वो उसमें ऐड हो जाएगा, पर इसमें अलग सिस्टम होगा। अगर तुम कोई कांस्टेंट ऐड करते हो, ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेरिएंस तो वेरिएंस ही रहेगा। कितना चेंज है उसमें फर्क थोड़ी आएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू में ऐड हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अलग अलग में देखना पड़ेगा। अभी मल्टीप्लिकेशन में अलग सिस्टम होगा, लेकिन जैसे ये डेटा है तो कुछ फर्क नहीं आएगा, वेरिएंस सेम रहेगा। तुम कोई ऐड करोगे चीज, ठीक है, ऐड करोगे मैंने बोला, पर अगर तुम कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो जो पुराने वेरिएंस होगा ना, उसमें तुम्हें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा डेटा है, ठीक है, तुमने डेटा में 3 मल्टीप्लाई किया, सब डेटा में, सारे डेटास में। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो पुराना तुमने वेरिएंस वो किया है कैलकुलेट, उसमें तुम्हें 3 का स्क्वायर 9 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू ओल्ड वेरिएंस यहाँ पे लिखा हुआ है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सपोज द टीचर वाज देयर टू स्केल डाउन ईच मार्क बाय 40%। तो मतलब ये जो मार्क्स है ना, इसमें से 40% मतलब 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 40% मतलब 40/100, उसमें से मल्टीप्लाई कर दो। स्केल डाउन मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो क्या जो भी वेरिएंस है इसका इसका वेरिएंस 210.88 था। तो अब हमें क्या करना है, 0.4 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है इससे, 210.88 से। तो क्या आ जाएगा, 33.74। समझ गया ना। बस। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ नहीं होता, जो हमने वेरिएंस पढ़ा था ना, वेरिएंस था हमारा, और आइए याद रखना, वेरिएंस को हम एस स्क्वायर भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिंपल एस बोलते हैं, वेरिएंस को हम एस स्क्वायर भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला नोट कर लेगा, सिंपली सिग्मा एक्स आई माइनस, डायगनली क्यों जा रहा है, एक्स बार मीडियन है, ठीक है, अपॉन एन या फिर एन माइनस वन, ठीक है। अब वो तुम्हें गिवन होगा, तुम्हें एन लेना है या फिर एन माइनस वन लेना है। याद रखना, एन माइनस वन जो है वो सैंपल के लिए होगा, सैंपल छोटा, ठीक है, और एन जो होगा पॉपुलेशन के लिए होगा, बड़ा, छोटा बड़ा। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, बस तुम्हें इसी का स्क्वायर रूट कर देना है, इसी का स्क्वायर रूट है। देखो ये सिग्मा एक्स एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तुम्हें इसी का अगर तुम स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। तो तुमने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम ना क्या करते हैं, हम जब वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें स्क्वायर कर देते हैं सबको। तो अब देखो, न्यूमेरिकल वेरिएबल होता है तो उसमें कुछ कुछ मेजरेबल चीज़ अगर होगी, फॉर एग्जांपल मैं वेट का वेरिएंस दे रखा है, तो किलोग्राम की जगह किलोग्राम स्क्वायर में होगा, है ना। मैं इसी से ही तुम्हें पढ़ के बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो किलोग्राम स्क्वायर में होगा, तो फिर ऐसे तुम अगर तुम्हें किसी को देना हो, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को, तो तुम ऐसा थोड़ी तो किलोग्राम स्क्वायर करके थोड़ी दोगे, क्योंकि वेट तो किलोग्राम में है। तो इसलिए हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बना, क्योंकि अगर तुम किलोग्राम को का स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये वापस से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वापस से केजी में कन्वर्ट हो गया, तभी आसानी होगी किसी को देने में, है ना। स्क्वायर में तो नहीं है कम से कम। अगर तुम इसमें अगर कोई चीज़ डालोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ऐड करना है कांस्टेंट, तो कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर तुम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो क्या होगा, वो तुम्हें नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें, स्क्वायर रूट है। देखो वेरिएंस हमने सी स्क्वायर किया था, अगर तुम अब अगर वेरिएंस पे अगर हमने सी स्क्वायर किया हुआ है, तो रूट के बाहर नहीं आ जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आके सी बन जाएगा वापस से। तो सिर्फ सी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। याद रखना, वेरिएंस में तुम्हें सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है पुराने वेरिएंस में, पर स्टैंडर्ड डिविएशन तुम्हें बस सी मल्टीप्लाई करना है पुराने स्टैंडर्ड डिविएशन में, नए स्टैंडर्ड डिविएशन को लाने के लिए। तो ऐसे हमारा ये भी खत्म हो गया वीक 4। और अब 3.5 से आता है हमारे पास परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट। अब आई क्यू आर भी इसी में ही कवर हो जाएगा तुम्हारा। तो परसेंटाइल ये वाली ने ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मत देखो, ये पता नहीं क्या ही कॉम्प्लिकेट कर रखा है मामले को। मेरा भी बहुत दिमाग खराब हुआ था इसमें, इसको मत देखो तुम। तो मैं फॉर एग्जांपल कोई भी परसेंटाइल बोलिए, तुम बस सबसे पहले तो ये एक चीज़ रखना, तो मैं कोई डेटा दे रखा है,
सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये करनी है कि तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें करना ही करना है डेटा को, समझ गए? फिर तुम्हें जिस भी चीज़ की तुम्हें परसेंटाइल निकालने के लिए बोली है ना, जितना भी परसेंट, उसको तुम्हें डिवाइड बाय 100 करके जितने भी डेटा है, मतलब ऑब्जर्वेशन का नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कितना 10 नंबर है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास, ठीक है? तो तुम्हारे पास ये 10 नंबर है। सबसे पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में तुम डिवाइड कर लो, मतलब अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, जो भी हैं। इसको मत देखना, ये जो ये दिखा रहे हैं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले इसको तुमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में करने का तुम्हें जितनी भी परसेंटाइल बोली है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 10 परसेंटाइल बोली है, 10 परसेंटाइल बोली है ना, तो इस 10 परसेंटाइल को ना तुम क्या करो, डिवाइडेड बाय 100 करो सबसे पहले, और n से मल्टीप्लाई कर दो, n, समझ गए? n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी आंसर आएगा, दो केसेस होंगे, या तो ऐसा होगा कि तुम्हारे पास जो आंसर है ना पॉइंट में आ रहा है, जैसे 1.5 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5.3 या 2.3 कुछ आ रहा है, अगर ऐसे पॉइंट में आ रहे हैं ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो उससे जो ये पॉइंट से बस जस्ट अबव वाली वैल्यू है ना, इंटीजर वैल्यू, जैसे 5.3 तो सिक्स पोजीशन वाला, तो सिक्स पोजीशन वाला आ जाएगा 10th परसेंटाइल वैल्यू। अगर इसमें 2.3 तो थर्ड पोजीशन वाला आ जाएगा 10th परसेंटाइल वाली वैल्यू, ठीक है? और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ऐसा होगा कि जो हमारा ये आया है 10/100, 10/100 इंटू एन जो तुम्हारा आया है ना, वो तुम्हारा आएगा होल नंबर, मतलब पूरा का पूरा नंबर आएगा, 6 पॉइंट भी नहीं आएगा, 6 आएगा। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, जो सिक्स्थ वैल्यू है, सिक्स्थ वैल्यू और उससे ज़्यादा वाली वैल्यू, 6 प्लस सेवन्थ वैल्यू, उसका एवरेज ले लेना है। अब तुम बोलोगे हाँ भाई भैया ऐसा क्यों है कि अगर होल नंबर आ रहा है, क्योंकि होल नंबर में तो ईजी होता है, पर यही सिस्टम है, स्टेटिस्टिक्स है, क्वेश्चन नहीं कर सकते। व्हेन अ थियरी इज प्लेस्ड देयर इज नो डिफाइंग इट, फिर क्या पता कर भी सकते हैं आगे जाके, रिसर्चर बनना है तो अगर, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारा ये जो आंसर है 0.1 इंटू, ठीक है, 10%, जो जो भी मैं तुम्हें ऊपर बताया, जो अगर तुम्हारा वो डेसिमल आ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, उससे जस्ट आगे वाला जो इंटीजर वाली वैल्यू है ना, उसको ले लेना है तुमको। जैसे इसमें आ रहा है देखो 0.1 हमने 10 में मल्टीप्लाई किया, 10% है इसका, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, 1 आया। तो अगर हमारे पास एकदम परफेक्टली अगर 1 ही आ रहा है, तो क्या 35, मैंने क्या बोला कि जो ये अगर तुम्हारे पास होल नंबर आ रहा है, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू को ऐड करके एवरेज ले लो, तो ये आंसर आया। अब 0.25 है, अब तुम्हारे पास 2.5 आया है, तो क्या बोला था कि एक ज़्यादा वैल्यू 2.5 है, तो 3 हो जाएगा ये। थर्ड वैल्यू 1 2 3 47, तो देखिए 47 है, 0.5 वैल्यू है। अब 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, फिफ्थ आ रहा है, तो फिफ्थ वैल्यू और सिक्स्थ वैल्यू का एवरेज 1 2 3 4 5, फिफ्थ सिक्स्थ वैल्यू का एवरेज ले लो, जो आ रहा है 63.5, ठीक है? ये चीज़ तुम्हें समझ आएगी परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करनी है। तो अब हम करेंगे गूगल शीट वाला एल्गोरिदम, नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेट, पता है इसमें क्या है, इसमें एकदम अलग सिस्टम बता देंगे तुमको, जो एग्जाम में आना है नहीं, और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो मैं बताऊंगा नहीं। अब क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल देखो तीन होती है हमारे पास, Q1, ठीक है, Q1, Q2 और Q3। अब परसेंटाइल का अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो ये भी समझ ही आ जाएगा, इसमें इतना है नहीं कुछ। Q1 का मतलब होता है 25th परसेंटाइल, ठीक है, और 0.25 मल्टीप्लाई कर देना एन पे, उसकी पोजीशन आ जाएगी। और ये जो बात हुई ना, पोजीशंस की बात हो रही है, ठीक है? Q2 का मतलब होता है 50 परसेंटाइल, Q2 हमारा मीडियन भी होता है, 50 और 0.5, और Q3 हमारा होता है 75 परसेंटाइल, 75, ठीक है, और 0.75, 0.75,
75 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, n से, जो मैं बोल रही हूँ। अब जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, पढ़ना है तो पढ़ लेना। 5 नंबर समरी का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे पास 5 नंबर होंगे, तुम्हारे पास डेटा गिवन होगा कुछ भी, तो एक सबसे पहले तो उसका मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है? और ये 3 बाकी जो हमने पढ़े थे Q1, Q2, Q3, और मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम ही सबसे मैक्सिमम वैल्यू। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है? ये फॉर्मूला सिंपल सा है, Q3 माइनस Q1। बस।